निकाल लूं? विक्रांत ने धीरे से कान में फुसफुसाया। अंशा हंस पड़ी। हब्बी डांस फ्लोर है ये, वॉर जोन नहीं। मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता, जहाँ तुम हो वहाँ सरहद बन जाती है। अंशा की मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई। विक्रांत उसकी चेस्ट से लगी, उसकी धड़कनें सुन रही थी। आपके सीने की ये धड़कनें बहुत जिद्दी हैं, अंशा क्यूट फेस बनाकर बोली। विक्रांत की पकड़ और मजबूत हो गई। उसने बिना कुछ बोले उसके माथे पर एक धीमा सा किस दिया। चारों तरफ से फ्लैशलाइट्स, कैमरे, तालियां, लेकिन दोनों को जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा था। ये डांस सिर्फ उनके लिए था। डिनर के दौरान भी विक्रांत ने कोल्ड वेनिस में पूछा, स्वीट हार्ट, तुम्हें लग रहा होगा मैं ज्यादा पॉजिटिव हूँ? नहीं, अंशा ने हल्की मुस्कान दी। आपका प्यार थोड़ी पॉजिटिवनेस का हकदार है। विक्रांत की आंखों में कुछ ऐसा था जो अंशा महसूस नहीं कर पा रही थी। फिर वो लोग वहां से निकल गए और कुछ 1 घंटे में ओबेरॉय विला पहुंच गए। कार जब पोर्च में रुकी तो विक्रांत ने अचानक कहा, स्वीट हार्ट, तुम ऊपर जाओ, मैं अभी थोड़ा काम निपटा कर आता हूँ। इतनी रात गए? अंशा ने भौहें चढ़ाई। जरूरी है। विक्रांत सिर्फ इतना कहकर निकल गया। अंशा गुस्से वाला क्यूट फेस बनाकर बोली, ये हब्बी भी ना, मेरा कितना मन था इनकी बाहों में सोने का। अंशा पैर पटकते हुए विला में चली गई। वहीं दूसरी तरफ एक फैक्ट्री की लाइट्स बुझी थीं। सिर्फ एक बड़ा स्पॉटलाइट था जो एक आदमी के चेहरे पर पड़ रहा था। उसके हाथ पीछे बांधे गए थे, खून टपक रहा था, कपड़े फटे हुए। सामने खड़ा था विक्रांत, आंखों में आग, जो किसी का नाम निशान मिटा दे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई विक्रांत, ओबेरॉय की जान पर लाइन मारने की? तुझे बहुत शौक है ना लाइन मारने का? विक्रांत ने रौनक को गले से पकड़कर झटका दिया। रौनक खांसते हुए बोला, वो कोई चीज नहीं जो तुम्हारे कब्जे में हो। चपाक! एक जोरदार मुक्का रौनक के मुंह पर पड़ा। खून की धार निकली। वो मेरी है, सिर्फ मेरी। विक्रांत गुस्से में कांप रहा था। तूने अपनी इन आंखों से मेरी अंशा को घूरा और अब मैं तेरी आंखें निकालूंगा। रौनक डर गया, लेकिन आवाज में फिर भी अकड़ थी। आर यू लॉस? इतना सुनना था कि विक्रांत ने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया। लोहे की रॉड उठाई गई और फिर सिर्फ चीखें थीं, हड्डियों की चरमराहट, खून की छपछपाहट। इतनी हिम्मत कैसे हुई तेरी? विक्रांत ने उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहा, तेरी आंखों ने मेरी अंशा को जैसे देखा, अब तुझे अंधा रहना ही पड़ेगा। वो पीछे हटा और फिर विक्रांत ने धीरे से जैकेट उतारी, शर्ट के बटन खोले और उसकी आंखों में वो साया उतर आया जो सिर्फ अंशा से मोहब्बत करता है और उसके लिए दुनिया फूंक सकता है। वो झुका, लोहे की पतली छड़ उठाई और धीरे से रौनक की आंखों के करीब ले आया। ये तेरी सजा नहीं, ये मेरी मोहब्बत का जवाब है। रौनक चीखने ही वाला था कि विक्रांत ने फट से छड़ उसकी आंख में घुसा दी। हाँ, तेरी नजर गंदी थी, अब देख क्या पाएगा। खून, चीख, तड़प और वो शांत खामोश चेहरा जो सिर्फ अपनी अंशा के लिए पागल था। वो छड़ फेंक कर बोला, किस्मत अच्छी है तेरी, जान नहीं ली, क्योंकि मेरी बीवी को मर्डर पसंद नहीं, लेकिन अब तू जिंदा भी रहेगा तो अंधा रहकर हर दिन मौत मांगेगा। वो मुड़ा, जैकेट फिर से पहनते हुए बोला, अंशा सिर्फ मेरी है और जो भी उसे गलत नजर से देखेगा वो देखना भूल जाएगा। फैक्ट्री के दरवाजे खुले। विक्रांत बाहर निकला। चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में अब भी जुनून की आग थी। विक्रांत ओबेरॉय विला लौटकर कमरे में आता है तो अंशा को अपनी ब्लैक टी शर्ट पहनकर सोते देखता है। टी शर्ट में अंशा के खूबसूरत गोरे पैर दिख रहे थे। विक्रांत कुछ पल बेड के पास खड़ा होकर अंशा को देखता है और फिर बाथरूम में चला जाता है और कुछ देर बाद शावर लेकर आता है और सीधे क्लोजेट रूम में चला जाता है और चेंज करके अंशा के पास आकर लेट जाता है और अंशा को अपनी बाहों में भर लेता है। विक्रांत की आंखों में जुनून था। अंशा सोच भी नहीं सकती थी विक्रांत उसके लिए किस हद तक पजेसिव और अनबसेस्ड था। वही अगली सुबह हल्की धूप खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में उतर रही थी। कमरे में एक गहरी खामोशी थी जिसे सिर्फ एक चीज तोड़ रही थी, अंशा की नींद भरी मध्यम सांसें। वो बिस्तर पर करवट लेकर सो रही थी। बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे और चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी कि कोई भी देखे तो बस देखता रह जाए। लेकिन सामने खड़ा विक्रांत, वो देखने नहीं, छूने और महसूस करने के मूड में था। उसने धीमे से अपना शर्ट का बटन खोला, तिरछी मुस्कान के साथ बिस्तर की ओर झुका। उसकी नजरें अंशा के चेहरे से नीचे उसकी गर्दन तक फिसली और फिर और भी नीचे, जहां उसकी टी शर्ट नींद में ऊपर हो गई थी। इतनी खूबसूरत नींद में भी लगती हो और जागते हुए तो पागल कर देती हो।
उसने फुसफुसाकर कहा और अंशा के कान के पास हल्का सा बाइट किया। अंशा ने आंखें भी नहीं खोली, बस हल्की सिसकारी भरी। हब्बी, सुबह है तो क्या हुआ? मैं तुम्हारी सुबह बनना चाहता हूँ, उसने मस्ती में कहा और उसकी गर्दन पर नाक रगड़ी। अंशा थोड़ी सिकुड़ी, आंखें खोली और बिस्तर से दूर हटने लगी। हब्बी रुको ना, मुझे नींद आ रही है। आई नीड यू राइट नाउ। विक्रांत ने उसकी कमर को कसकर पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। अंशा के चेहरे पर शर्म की हल्की लाली फैल गई। हब्बी, आप बिल्कुल बेशर्म होते जा रहे हो। तुम्हारे सामने शर्म कहाँ टिकती है, मिसेस ओबेरॉय? विक्रांत ने उसकी होंठों पर अपनी उंगलियां रखी और फिर उन होंठों को धीरे से चूम लिया। पहले एक सॉफ्ट किस, फिर थोड़ा गहरा। अंशा ने होंठ दबाए जैसे वो खुद को रोकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसका दिल तो पहले ही हथियार डाल चुका था। हब्बी, ये सही नहीं है, उसने धीमे से कहा, पर आवाज में नजाकत ज्यादा थी। विरोध कम। सही, गलत बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल तुम बस मेरी बन जाओ। उसके लहजे में एक तड़प थी और एक अधिकार। विक्रांत ने अपनी उंगलियों से अंशा के गालों को सहलाया, फिर गर्दन की तरफ बढ़ा और वहां धीरे से अपनी दाढ़ी रगड़ दी। अंशा ने आंखें बंद कर लीं और हल्का सा कराह उठी। हब्बी, आपको पता है ना, आपकी ये दाढ़ी चुभती है। अंशा ने मासूमियत से कहा, तो चुभने दो, कभी कभी प्यार भी तो दर्द देता है। विक्रांत ने फुसफुसाया और इस बार उसकी गर्दन पर हल्का सा बाइट किया। अंशा झट से पीछे हटी। हब्बी, क्या हुआ? एक छोटा सा लव बाइट ही तो है, प्रॉपर्टी पर निशान लगाना जरूरी होता है, विक्रांत ने डेविल स्माइल करते हुए कहा। उसकी बात पर अंशा खुद को रोक नहीं पाई और जोर से क्यूट तरीके से हंस पड़ी। हब्बी, मुझे शर्म आ रही है, आप पागल तो नहीं हो गए? और तुम मेरी पागलपन की वजह हो, विक्रांत ने कहकर उसे सीने से लगा लिया। धीरे धीरे उसके हाथ अंशा की कमर से ऊपर गए और उसकी टी शर्ट थोड़ा सा खिसकाया। अंशा की सांसें तेज हो गईं। तुम्हारा हर हिस्सा मेरी गिरफ्त में है स्वीट हार्ट, विक्रांत ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, पर मैं आपको पकड़ने नहीं दूंगी। अंशा ने चिढ़ाते हुए कहा और खुद को छुड़ाने की कोशिश की। तो अब तुम्हें पकड़ना पड़ेगा। विक्रांत ने उसकी कलाई को पकड़कर उसे फिर से बेड पर गिराया। इस बार दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए और उनके कपड़े धीरे धीरे बिखरने लगे। उनका शरीर कपड़ों की कैद से आजाद हो गया था। कमरे की हवा अब सिर्फ हवा नहीं रही, उसमें प्यार की गर्मी घुल चुकी थी। विक्रांत ने अंशा के माथे पर किस किया, फिर गाल, फिर धीरे धीरे उसकी कॉलर बोन तक पहुंच गया। अंशा ने हल्की सी सिसकी ली। उसकी उंगलियां अब विक्रांत की पीठ पर थीं, कभी उसे अपनी तरफ खींचती तो कभी खुद पीछे हटने की कोशिश करती। हब्बी, जरा रुक जाओ ना, उसने हल्की आवाज में कहा। रुक जाऊं तो जान चली जाएगी। आज तुम्हारे हर इनकार को हाँ में बदलना है, उसने आंखें बंद करके कहा और फिर से उसके होठों को चूम लिया। बेड के कोने पर अब अंशा की टी शर्ट, विक्रांत की टी शर्ट और दो तकिए एक दूसरे से लड़ते दिख रहे थे और कमरे में सिर्फ दो धड़कनों की आवाज थी जो एक दूसरे से तेज चलने की कोशिश कर रही थी। विक्रांत अंशा की पूरी बाइंडी को अपने होठों से महसूस कर रहा था। अंशा सिसकियां ले रही थी और विक्रांत एक्साइट होकर अंशा के ऊपर आकर उसको अपने आगोश में भरकर प्यार करने लगता है, जो धीरे धीरे वाइल्ड रोमांस में बदल गया था। 1 घंटे तक वो बस एक दूसरे के करीब रहे, कभी हंसी, कभी सिसकियां, कभी तेज सांसें और कभी धीमे फुसफुसाते अल्फाज। अंशा विक्रांत की बाहों में छुपी थी, उसका सिर उसके सीने पर था। स्वीट हार्ट, सुबह की शुरुआत इससे बेहतर क्या हो सकती थी, विक्रांत ने उसकी नाक छूते हुए डीप वॉइस में कहा। अंशा ने आंखें बंद करके बस एक शब्द कहा, ठरकी, तुम्हारे लिए। विक्रांत ने उसे फिर से चूमा और वो सुबह प्यार में घुलती चली गई। कमरे में अब खामोशी थी, बस बिस्तर की सिलवटें उस गहरी मोहब्बत की गवाही दे रही थी जो कुछ देर पहले वहां बिखरी थी। अंशा अभी भी विक्रांत के सीने से लगी थी, उसकी आंखें बंद थीं और होंठों पर हल्की मुस्कान थी। सो मत जाना अब स्वीट हार्ट, विक्रांत ने उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा, वरना ऑफिस की जगह फिर सीधे शाम की बिस्तर मीटिंग करनी पड़ेगी। अंशा ने आंखें खोली। बेशर्मी की हद होती है हब्बी, मैंने तो वो हद भी पार कर ली तुम्हारे साथ। उसने अंशा की नाक दबा दी और बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। चलो अब शावर लो, वरना लेट हो जाओगी कॉलेज के लिए, विक्रांत ने कोल्ड वाइनेस में कहा। पहले आप जाओ, अंशा ने बिस्तर में ही सिकुड़ते हुए कहा। नहीं, हमेशा की तरह साथ में शावर लेते हैं, टाइम भी बचेगा और पानी भी। गवर्नमेंट खुश होगी, विक्रांत ने सीरियस टोन में कहा। ओह,
तो अब आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो गए और साथ में शावर लेने से आप खुश होंगे। अंशा गुस्से वाला क्यूट फेस बनाकर बोली, मैं तो अंशा फ्रेंडली हूँ बस। और अंशा के कुछ कहने से पहले ही उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। हब्बी पागल हो क्या, मुझे नीचे रखो, अंशा हंसते हुए चिल्लाई। अब जो हाथ में आई हो तो बाथरूम तक तो खुद ले जाकर ही छोड़ूंगा, उसने मस्ती में कहा और बाथरूम की ओर चल पड़ा। बाथरूम में हल्का भाप भरा था। शावर की हल्की बूंदें दोनों के शरीर पर गिर रही थीं। अंशा आंखें मूंदे खड़ी थी, जबकि विक्रांत उसके बालों में शैम्पू लगा रहा था। आपको पता है, अगर आप रोज ऐसे ही तैयार करो तो कॉलेज का पहला बेंच मेरा हो जाएगा, अंशा ने आंखें खोलते हुए कहा। तो मैं तुम्हें लेट करता हूँ, उसने अंशा को घूरते हुए कहा। अंशा हाँ, और तुरंत ना में सिर हिलाती है। विक्रांत को कमर से पकड़कर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसके बाद बाथरूम में सन्नाटा छा गया था। बस पानी की ही आवाज थी। शावर के बाद दोनों रेडी होते हैं। विक्रांत ने ब्लैक 3-पीस सूट पहन रखा था। घड़ी बांधते हुए उसने अंशा की तरफ देखा। वो क्रिम्सन कलर का टॉप और स्काई ब्लू जीन्स में कॉलेज गर्ल कम ब्रांडेड मॉडल ज्यादा लग रही थी। बाल खुले हुए थे, होंठों पर हल्का लिप ग्लॉस और हाथ में कॉलेज बैग। वो लोग नीचे आए और ब्रेकफास्ट करके बेबीज को प्यार करके BMW में बैठकर निकल जाते हैं। कॉलेज का कैंपस गुलाबी धूप में नहाया हुआ था। चारों ओर चहकते स्टूडेंट्स, नोट्स और गॉसिप की खुसुर पुसुर और कहीं कहीं प्रोफेसरों की डांट। अंशा अपनी क्रिम्सन कलर टॉप और जीन्स में यूं लग रही थी जैसे कॉलेज की ग्रीक गॉडेस चलती हुई आ गई हो। उसके बाल खुले थे और होंठों पर वो ही मुस्कान जो सुबह विक्रांत के सीने पर सोते हुए थी। ओह माय गॉड, देखो तो जरा, आज कोई स्पेशल डेट से आई है। नीति ने आंखें गोल की। मधु ने पीछे से आकर अंशा के बाल पकड़ लिए। ये बालों में चमक, ये लिप ग्लॉस, ये छिपी छिपी मुस्कान, कुछ तो पक रहा है। अंशा शर्माकर हंस दी। अरे हटो यार, कोई डेट वेट नहीं थी, सुबह बस जल्दी उठ गई थी। जल्दी उठी या उठाई गई? मिनी ने आंख मारते हुए कहा और सबकी हंसी छूट गई। मिस्टर ओबेरॉय का मैजिक तो अब दिख रहा है। नीति ने कनखियों से अंशा को देखा। बस करो यार, वरना क्लास में सब हब्बी के नाम से चिढ़ाने लगेंगे। अंशा ने हाथ जोड़ लिए। ओह, हम तो पहले से ही चिढ़ाते हैं। मधु ने फिर से चुटकी ली और सब ठहाके मारकर हंसने लगे। अंशा नीति के गले लगकर बोली, तुम्हें फिर से हंसते और मुस्कुराते देखकर अच्छा लग रहा है, बस ऐसी ही रहना। नीति हाँ में सिर हिलाती है। दूसरी तरफ विक्रांत का ऑफिस। विक्रांत मीटिंग रूम में था। उसके सामने कुछ फाइल्स, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स और टाई में फंसी उसकी गंभीरता थी। बाइंस, ये अगले महीने की प्रोजेक्शन रिपोर्ट है। डेनिस के पर्सनल असिस्टेंट ने रिपोर्ट सामने रखी। विक्रांत ने सिर हिलाया, लेकिन उसी वक्त उसका फोन हल्का सा वाइब्रेट हुआ। फोन स्क्रीन पर फ्लैश हुआ। अंशा, हाय हबी, गेस व्हाट आई एम नॉट वेयरिंग टुडे? विक्रांत ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर धीरे से मुस्कुराया। एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट, कहकर विक्रांत अपने मोबाइल के साथ बाहर आ गया। विक्रांत का रिप्लाई, तुम्हारी शर्म, क्योंकि इतनी बेहयाई तुम पहले नहीं करती थी। अंशा, बी केयरफुल मिस्टर ओबेरॉय, वरना अगली क्लास में मैं आपका नाम ले लूंगी लाउड स्पीकर में। विक्रांत, तुम्हें पकड़कर क्लास से बाहर खींच लाऊंगा, फिर मेरी कार में सीधा डिटेंशन। अंशा, किंकी, आई लाइक इट। विक्रांत ने डेविल स्माइल की और बेमन से वापस मीटिंग रूम में घुसा। तो बायंस गुदो की स्ट्रेटेजी के बारे में आपकी राय? सीनियर मैनेजर ने पूछा। विक्रांत ने एक गहरी सांस ली और कोल्ड वेनिस में बोला, राय ये है कि गुदो में भी उतनी ही गर्मी रहेगी जितनी मेरे मोबाइल में अभी थी। सबने कुछ समझा नहीं, लेकिन डेनिस की पर्सनल असिस्टेंट की हल्की हंसी छूट गई। विक्रांत ने उसको अपनी लाल आंखों से देखा। वो अपने मुंह पर उंगली रखकर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज कैंटीन में, तू सच में मिस्टर ओबेरॉय को मैसेज कर रही थी क्लास के बीच? नीति ने विस्फारित आंखों से पूछा। वो मीटिंग में थे तो थोड़ा मजा लेना बनता है ना? अंशा ने मुस्कुराते हुए कहा। अबे कहीं पकड़ी गई तो? मधु ने घबराकर कहा। तो पकड़ ले, मैं कौन सा डरती हूँ विक्रांत सर से, उल्टा वो खुद डरते हैं कि मैं कहीं कुछ बोल न दूं। अंशा ने मस्ती में कहा और उसके मुंह से निकली। ये बात सुनते ही सब फिर से हंसी में लोटपोट हो गए। विकी हंसते हुए बोला, बेटा अंशा, मैंने तेरी ये सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली हैं। अब ये जाएगी जीजू को। अंशा कुर्सी से उछलकर विकी पर लपकी। विकी के बच्चे, ऐसा करने की सोचना भी मत। तुम तो विक्रांत सर को जानते हो, वो कितने खतरनाक हैं। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत मीटिंग के बाद केबिन में बैठा
मोबाइल पर एक और नोटिफिकेशन देखता है। अंशा का एक और मैसेज, मिस यू हबी। लेक्चर बहुत बोरिंग है। विक्रांत मुस्कुराता है और रिप्लाई किया, फिर आ जाओ, क्लास छोड़ो, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा बेड पर। विक्रांत और अंशा का फोन पर रोमांस चल रहा था। इसी बीच दरवाजा खटखटाए बिना एक धीमी आहट के साथ किसी ने अंदर एंट्री ली। बॉस, कॉफी। रिया, ऑफिस की नई इंटर्न, ट्रे में कॉफी लेकर अंदर आई। स्कर्ट थोड़ी ज्यादा छोटी थी और मुस्कान थोड़ी ज्यादा लंबी। विक्रांत ने बिना नजरें उठाए कहा, रख दो। रिया ट्रे रखते हुए थोड़ा पास आ गई। बॉस, वैसे आप जब मुस्कुराते हैं तो काफी हॉट लगते हैं, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। विक्रांत ने अब सिर उठाया। उसकी आंखों में वो सर्द नजर थी जिससे सामने वाला पिघल नहीं, जम जाता है। मैं प्रोफेशनली हॉट रहना पसंद करता हूँ, पर्सनली नहीं। उसका जवाब शहद में डूबा हुआ जहर था। रिया जंप गई, पर फिर भी बोली, साइन री बॉस। अचानक केबिन का दरवाजा खोला और एक चहकती आवाज विक्रांत के कानों में पड़ी, सरप्राइज। अंशा केबिन के अंदर एंटर हुई, हाथ में लंच का बॉक्स लिए। हेलो मिसेस ओबेरॉय, रिया ने जरा बनावटी मुस्कान के साथ कहा। अंशा ने उसे सिर से पैर तक ऐसे देखा जैसे कोई बिल्ली दूध में गिरा कॉकरोच देख ले। हाय, तुमने बायंस को कॉफी दी या सीन शूट करने आई थी? अंशा ने बॉक्स टेबल पर रखते हुए पूछा। बस कॉफी। अच्छा, अब कॉफी ठंडी हो गई तो बाहर जाकर चाय पी लो। अकेले? उसके लहजे में हल्की मुस्कान थी लेकिन नजरों में आग। रिया जंप कर चली गई। विक्रांत ने अब तक अपना चेहरा बिना किसी एक्सप्रेशन के रखा हुआ था। तुमने आने से पहले मैसेज भी नहीं किया। अंशा कुर्सी पर बैठ गई। हाँ, सोचा सरप्राइज दूं, लेकिन आपके ऑफिस में तो पहले ही किसी और का शो चल रहा था। अगर तुम शो देखना चाहो तो अगले एपिसोड में मैं तुम्हें ऑफिस से गोद में उठाकर बेड पर फेंकते हुए दिखा सकता हूँ। वो बहुत शांति से बोला। अंशा हंस दी, ठरकी, वो तो मैं हूँ। विक्रांत झुककर उसके होंठों के पास आया। बस याद रखना, ये जो कुर्सी है ना, इस पर बैठने वाली कोई और नहीं हो सकती। अंशा की मुस्कान फैल गई। और ये जो बीवी है ना, वो लंच लेकर तो आती है, पर अगर अगली बार किसी इंटर्न ने ज्यादा लचक दिखाई तो इस ऑफिस में टिफिन नहीं, बेलन चलेगा। विक्रांत ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन फिर उसी सर्द आवाज में कहा, कहीं जलने की महक आ रही है। अंशा उदास चेहरा बनाकर बोली, मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई लड़की आपको वैसे देखती है जैसे वो लड़की अभी देख रही थी। आई डू नॉट लाइक दिस एट ऑल। अंशा कुर्सी से उठती है और विक्रांत के पीछे जाकर उसकी गर्दन पर झुक जाती है। मिस्टर ओबेरॉय, आपने बताया नहीं कि मैं हॉट लगती हूँ या क्यूट? विक्रांत बिना पीछे देखे धीमे से मुस्कुराता है। तुम डिस्टर्ब कर रही हो। अंशा उसकी गर्दन के पास अपनी उंगलियां फिराते हुए, डिस्टर्ब तो मैं तभी करूंगी जब आप रिएक्ट करेंगे। विक्रांत कुर्सी घुमाकर अंशा को सीधे अपनी गोद में खींच लेता है। अंशा विक्रांत के गाल पर किस करके बोली, किसी और लड़की को कॉफी देने दो, मैं तो अपने हस्बैंड को लव सर्व करूंगी। तभी दरवाजा फिर खुलता है। रिया वापस आई है किसी बहाने से, शायद कोई फाइल देने, लेकिन जो दृश्य देखती है उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। विक्रांत की गोद में बैठी अंशा उसकी शर्ट की कॉलर से खेल रही है। आपकी ये टाई, इसे थोड़ा ढीला कर दूं क्या? बहुत टाइट लग रही है। उसने शरारती नजरों से रिया की ओर देखकर कहा, मैं तो अपने हस्बैंड की केयर करती हूँ, है ना डार्लिंग? रिया के होंठ थरथराए पर कह नहीं पाई कुछ। विक्रांत ने ठंडी आवाज में रिया से कहा, गेट आउट, और जब तक मैं ना बुलाऊं वापस मत आना। रिया की नजरें अंशा से टकराईं, जहां अंशा की आंखों में जीत की चमक थी। अंशा रिया के इरादे समझ रही थी। फिर अंशा विक्रांत की गोद से उठकर लंच टेबल पर सजती है। केबिन लंच की खुशबू से महक उठा। एक ही प्लेट में खाना परोसती है और फिर विक्रांत की गोद में बैठकर अपने हाथों से विक्रांत को खिलाती है। अंशा इस वक्त बस विक्रांत को देख रही थी। उसका चेहरा, उसकी आंखें और वो सर्द सी मुस्कान जो शायद सिर्फ उसी के लिए कभी कभार पिघलती थी। विक्रांत एक कौर खाकर सिर हिलाता है, अच्छा बनाया है। अंशा मुस्कुराती है, थैंक यू हब्बी, अब अगर तारीफ हो गई है तो एक छोटा सा फेवर भी मिल जाए। विक्रांत की निगाहें उसके चेहरे पर टिकी रहीं। बोलो, आज मेरी फ्रेंड्स नीति, विकी, मधु और मिनी सब मिलके डिस्को जा रहे हैं, तो मैं भी चली जाऊँ ना? बस 2 घंटे, फिर सीधा घर आ जाऊंगी। विक्रांत का चेहरा एकदम ब्लैंक हो गया। वो कौर वहीं रोककर धीरे से बोला, नो, सिर्फ एक शब्द, पर उसकी टोन में इतनी ठंड थी कि अंशा का चेहरा सूख गया। अरे हब्बी, मैं कोई ड्रिंक नहीं करूंगी, न कोई लड़कों से बात करूंगी, मासूम बच्ची की तरह जाऊंगी।
थोड़ा सा डांस, थोड़ा मस्ती, फिर वापस घर। प्लीज। विक्रांत ने उसकी आंखों में देखा। उस नजरे में अब जुनून नहीं, साफ साफ गुस्सा था। डांस, मस्ती, और वो भी रात के अंधेरे में, भीड़ में, लड़कों के बीच। उसने टिश्यू उठाकर हाथ पोंछे और कुर्सी की टेक से सीधा हुआ। स्वीट हार्ट, तुम मेरी वाइफ हो, सिर्फ नाम की नहीं, हक की भी। मेरी मर्जी के बिना तुम सांस भी नहीं लोगी, और तुम डिस्को की बात कर रही हो। अंशा ने डरते हुए उसकी बांह पकड़ ली। आवाज धीमी पड़ गई। प्लीज विक्रांत सर, सब फ्रेंड्स साथ में हैं। बस एक बार, मैं आपके नाम की चेन पहनकर जाऊंगी। सबको पता होगा कि मैं किसी की हूँ। विक्रांत एकदम सख्त आवाज में बोला। नाम की चेन पहनने से अगर दुनिया की नजरें रुक जाती तो इज्जत बेचने वाले भी मंदिर जाते। अंशा सन्न रह गई, उसकी आंखें भर आईं। विक्रांत कुर्सी से उठ गया और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। स्वीटहार्ट, तुम उड़ता हुआ तीर हो जिसको खुला छोड़ना खतरनाक हो सकता है, इसलिए घर जाकर बेबीज के साथ डिस्को का माहौल क्रिएट करके डांस करो। अंशा चुप थी, बिल्कुल चुप। उसने सिर झुकाया, खाना पैक किया और धीरे से बोली, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। विक्रांत पलटा। उसकी आंखें अब भी सख्त थीं और होठों पर तिरछी मुस्कान तैर गई। विक्रांत अंशा की आंखों में अपने नाम का खौफ देखकर खुश था। अंशा नम आंखों के साथ ऑफिस से निकल जाती है, पर विक्रांत पर इसका कोई असर नहीं था। कॉलेज के ग्राउंड में हल्की हल्की धूप फैली थी। बास्केटबॉल कोर्ट में स्टूडेंट्स चीखते चिल्लाते खेल में मग्न थे। वहीं एक कोने में मैदान के किनारे की बेंच पर अंशा अपनी चुप्पी में डूबी बैठी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रुमाल तो कब का भीग चुका था, अब वो अपनी हथेलियों से ही आंसू पोंछ रही थी। उसका मन बेचैन था, विक्रांत के हर रूप से उलझा हुआ। कभी वो इतना प्यार करता है जैसे दुनिया का सबसे रोमांटिक इंसान हो, और कभी उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा उतर आता है जैसे सामने खड़ा शख्स कोई दुश्मन हो। मैं आखिर समझूं भी तो कैसे? अंशा ने खुद से बुदबुदाते हुए आसमान की तरफ देखा, जैसे ऊपर से कोई जवाब मिलेगा। वहीं सामने कोर्ट पर बास्केटबॉल खेल रहे स्टूडेंट्स की नजर उस पर पड़ी। अरे अंशा, क्यों रो रही हो यार? अमन नाम का एक क्लासमेट पास आया। उसके पीछे पीछे बाकी लड़के लड़कियां भी जमा हो गए। स्पोर्ट्स सर विशाल शर्मा, जो खुद भी कॉलेज में काफी हैंडसम और स्मार्ट माने जाते थे, उन्होंने भी अंशा को देखा और पास चले आए। क्या हुआ अंशा, किसी ने कुछ कहा क्या? सर की आवाज में चिंता थी। अंशा ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका दी। मिनी पास आकर बगल में बैठ गई। अरे बता भी देना, दिल हल्का हो जाएगा। अंशा ने रोती हुई आवाज में धीरे धीरे कहा, विक्रांत सर ने मुझे डिस्को जाने की इजाजत नहीं दी। इतना सुनते ही सामने खड़े स्पोर्ट्स सर और कुछ स्टूडेंट्स के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी एक साथ उभर आई। क्या मतलब? तुम उसकी बीवी हो, बंदनी नहीं। स्पोर्ट्स सर बोले, तुम्हारा खुद का दिमाग है या नहीं कि सब कुछ उसी से पूछना पड़ता है? हाँ सही कहा सर ने, एक और लड़का बोला। उन्होंने क्या समझ रखा है खुद को? कोई रूलर है क्या जो हर चीज कंट्रोल करेंगे? मिनी, नीति, विकी और मधु चुप थे। वो जानते थे विक्रांत कैसा है। उसके प्यार की आग जितनी गर्म है, उसका गुस्सा भी उतना ही भयानक है। यार कुछ भी हो, नीति ने धीरे से कहा। डिस्को का क्या है, नहीं जाएंगे तो आसमान थोड़ी टूट पड़ेगा। पर अब अंशा का चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनके पीछे अब गुस्सा और ताव साफ झलक रहा था। क्यों नहीं जाऊंगी मैं? वो उठकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी, बल्कि आग उगल रही थी। क्या मैं उसकी प्रॉपर्टी हूँ? उसकी मर्जी के बिना सांस भी नहीं ले सकती क्या? सही कहा। विशाल सर ने हाथ ताली में मारी। तुम्हें चुप रहने की जरूरत नहीं है, तुम उनकी बीवी हो, गुलाम नहीं। अंशा पूरी तरह जोश में थी। हाँ, मैं डिस्को जाऊंगी और खूब एंजॉय करूंगी, चाहे विक्रांत सर हाँ बोले या ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नीति ने उसका हाथ पकड़ा। अंशा सोच ले, तुझे विक्रांत जी का गुस्सा याद है ना? अंशा का चेहरा जोश में तप रहा था। उसने पलट कर कहा, विक्रांत सर का गुस्सा? गया तेल लेने। पूरे ग्राउंड में सन्नाटा छा गया। सबने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे यकीन ही नहीं हुआ कि अंशा ने ऐसा कुछ बोल दिया है। विकी ने फुसफुसाकर कहा, अंशा बेटा, अब तेरी खैर नहीं। मधु हंसने लगी। इतना अटैकिंग जवाब तो विक्रांत जी भी ना दे पाए। अंशा ने एक लंबी सांस ली और बेंच पर बैठते हुए कहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, आज रात तो मैं डिस्को जाऊंगी, वो भी पूरे ठाट से। मेरी लाइफ है, मेरा हक है। ओबेरॉय विला। रात का वक्त था। अंशा अपने कमरे में डिस्को जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने ब्लैक कलर की वन पीस ड्रेस पहनी हुई थी।
बाल खुले छोड़े थे और होंठों पर बस हल्की सी पिंक लिपस्टिक लगाई थी। अंशा इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जो उसे देखे देखता ही रह जाए। वो डिस्को जाने को लेकर काफी एक्साइटेड थी, लेकिन वहीं 3 जोड़ी आंखें उसे लगातार घूर रही थीं। अंशा एक बार खुद को आईने में देखकर अपनी ही नजर उतारती है और फिर चुपचाप विला से निकलकर पास के पार्क तक पहुंच जाती है, जहां उसके दोस्त पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। फिर सब मिलकर नीति की कार में बैठकर शहर के एक VIP डिस्को में पहुंच जाते हैं। डिस्को में पहुंचते ही अंशा, नीति और मधु मिलकर डांस करने लगती है। वहीं विकी अपनी गर्लफ्रेंड मिनी के साथ बिजी था। अंशा को देखकर डांस फ्लोर के सारे लड़के दीवाने हुए जा रहे थे। सब बारी बारी से उससे डांस के लिए पूछ रहे थे, लेकिन अंशा सबको मना कर रही थी। मधु मजाक में अंशा से कहती है, यार अंशा, अगर तेरे विक्रांत जी इन लड़कों को तेरे पीछे दीवाना होता देख लेते तो जाल भूनकर राख हो जाते। अंशा हंसते हुए मधु के कान में कहती है, अगर मेरे विक्रांत सर ने ये देख लिया होता तो इन सबको जिंदा जला देते। थोड़ी देर में डांस करके सब थक जाते हैं और बार काउंटर पर बैठकर जूस पीने लगते हैं। तभी अचानक डिस्को में भगदड़ मच जाती है। लोग चिल्लाते हुए भागने लगते हैं, भागो भागो, डिस्को में बब्बर शेर घुस आया है। डिस्को में भगदड़ मच जाती है। लोग चिल्लाते हुए भागने लगते हैं, भागो भागो, डिस्को में बब्बर शेर घुस आया है। ये सुनते ही अंशा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो डिस्को के एंट्रेंस की तरफ देखती है तो क्या देखती है, उसके तीनों शैतान बच्चे बड़े ही रौब से डिस्को के अंदर चले आ रहे थे। अंशा बार बार अपनी आंखें मलकर देख रही थी, जैसे यकीन नहीं हो रहा हो कि जो वो देख रही है वो सच है या भ्रम। विकी अंशा से कहता है, अंशा, सच में तेरे बच्चे डिस्को में आ गए हैं। तभी वो तीनों बच्चे उसे ढूंढते हुए बार काउंटर तक पहुंच जाते हैं। पेप्सी जोर से कहता है, सरप्राइज। अंशा गुस्से में चिल्लाती है, तुम तीनों यहाँ कैसे आए? मैंगो मासूम सा मुंह बनाकर कहता है, आपकी कार के पीछे पीछे हम भी आ गए। अंशा की नजर सैंडी पर जाती है, जो शान से मैंगो की पीठ पर बैठी थी और उसके होंठ लिपस्टिक से रंगे हुए थे। वो सैंडी को गोद में उठाकर गुस्से में कहती है, सैंडी की बच्ची, तू मेरी 1 लाख की लिपस्टिक खा गई। सैंडी क्यूट फेस बनाकर दांत दिखाते हुए कहती है, नो मम्मा, मैं तो आपकी तरह लिपस्टिक लगाकर डिस्को आई हूँ ताकि मैं भी डिस्को में हैंडसम लड़कों को किस कर सकूं। अंशा गुस्से से दांत भींचते हुए बोलती है, सैंडी की बच्ची, ये क्या बकवास कर रही हो? सैंडी कोने की ओर इशारा करती है, जहाँ एक लड़का और लड़की एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये देखकर अंशा और भड़क जाती है, तुम तीनों रुको, मैं अभी विक्रांत सर को फोन करके बताती हूँ कि तुम लोग मेरे पीछे पीछे डिस्को आ गए हो, फिर देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। पेप्सी क्यूट फेस बनाकर डराने की कोशिश करता है, मम्मा सोच लो, अगर आपने हमारी शिकायत डैडी से की तो आप भी पकड़ी जाओगी। हमें तो सजा के तौर पर बस लंदन भेजा जाएगा, पर आपको तो सजा के नाम पर। वो अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। वहीं मिनी हंसते हुए अंशा से कहती है, अंशा यार, अब जब तुम्हारे बच्चे आ ही गए हैं तो इन्हें भी साथ में एंजॉय करने दो। मधु हंसते हुए कहती है, यार ये सैंडी अपने होंठ गुलाबी करके क्यों आई है? अंशा चिढ़ते हुए जवाब देती है, इसको रूप की रानी बनने का शौक चढ़ा था। नीति सैंडी को अपनी गोद में लेकर कहती है, काश मेरे पास भी सैंडी जैसी एक क्यूट प्रिंसेस होती। अंशा झल्लाकर कहती है, तो इन दोनों नालायकों के साथ इसे भी ले जाओ, मैं तो इन तीनों से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। नीति मुस्कुराकर कहती है, यार अंशा, अब इन तीनों को माफ भी कर दो, वैसे भी बच्चे ही तो हैं। वहीं डिस्को में मौजूद बाकी लोग अभी भी कोने में सहमे खड़े थे। अंशा उन सबको संबोधित करते हुए कहती है, एवरीवन, मेरे बच्चों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब मस्त होकर डांस करो। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को बाहों में लेकर कहता है, मैडम, वैसे आपके बच्चे बहुत क्यूट हैं। धीरे धीरे माहौल नॉर्मल हो जाता है और सब फिर से डांस फ्लोर पर आकर डांस करने लगते हैं। अंशा भी अपने दोस्तों और बच्चों के साथ मिलकर डांस करने लगती है। तभी पास ही खड़ी एक लड़की अंशा के बच्चों को देखकर मुंह बनाते हुए बोली, ओह माय गॉड, अब क्या डिस्को में जानवर भी आने लगे हैं? उसने सैंडी की तरफ देखकर जोर से हंसना शुरू कर दिया, क्योंकि सैंडी के चेहरे पर लिपस्टिक लगी हुई थी। वो लड़की मजाक उड़ाते हुए बोली, ये क्या है, गद्दी बिल्ली जैसी लग रही है। अंशा को उसकी बात सुनकर जबरदस्त गुस्सा आ गया। वह लड़की से भिड़ गई। लड़की लगातार सैंडी को बुरा भला कहती रही, लेकिन अगली ही पल अंशा ने उसकी नाक पर ऐसा पंच मारा कि खून बहने लगा। अंशा गुस्से में बोली, ये बिल्ली नहीं, मेरी प्रिंसेस है।
और तुम मेरी सैंडी से माफी मांगो, वरना मैं तुम्हारा पूरा हुलिया बदल दूंगी। लड़की ने गुस्से में जवाब दिया, तुझे मालूम भी है मैं कौन हूँ? मेरा बॉयफ्रेंड इंस्पेक्टर है। चाहूँ तो तुम सबको 1 मिनट में जेल भिजवा सकती हूँ, इसलिए माफी तो तुम्हें मुझसे मांगनी चाहिए। इतने में नीति ने बीच में आते हुए शांत स्वर में कहा, तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लेकिन उस लड़की ने फिर सैंडी को देखते हुए ताना मारा, मैं इस मनहूस बिल्ली से माफी नहीं मांगने वाली। मनहूस बिल्ली सुनते ही अंशा का खून खौल उठा। उसने गुस्से में लड़की के पेट में भी एक पंच जड़ दिया। लड़की तड़प उठी और दांत भींचकर बोली, तू रुक, मैं अभी अपने बॉयफ्रेंड को बुलाकर लाती हूँ। मधु मुस्कुराते हुए बोली, तू बारात को भी बुलाकर ले आ, तब भी तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लड़की गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वहीं विकी ने हंसते हुए अंशा से कहा, तू एक दिन भी बिना पंगे के नहीं रह सकती क्या? अंशा ने उसका पेट में हल्का पंच मारते हुए जवाब दिया, उसने मेरी सैंडी का मजाक उड़ाया था तो उसे पीटना तो बनता था। इतने में मिनी ताली बजाकर बोली, अंशा मैं तेरे साथ हूँ। उस लड़की ने मेरी होने वाली भांजी का मजाक उड़ाया है, अब उसकी खैर नहीं। इसी बीच वो लड़की डिस्को में एंट्री कर रहे कुछ हट्टे कट्टे लड़कों को देखकर रोते हुए उनके गले लग गई और बोली, बेबी। एक लड़की ने मेरे साथ मारपीट की। उसका बॉयफ्रेंड, जो कि देखने में इंस्पेक्टर कम और गुंडा ज्यादा लग रहा था, उसकी नाक से बहते खून को देखकर गुस्से में बोला, बेबी तुम्हारा ये हाल जिसने भी किया है, अब वो मुझसे नहीं बचेगा। डिस्को में हर कोई मस्ती में डांस कर रहा था, किसी को किसी बात की कोई खबर नहीं थी। तभी जब वो लड़का और लड़की डिस्को के अंदर दाखिल होते हैं, नीति उन्हें देखकर चौंक जाती है और बोल पड़ती है, तेजस तुम? वो लड़की जिसका बॉयफ्रेंड था और कोई नहीं बल्कि तेजस ही था। नीति उसे इतने दिनों बाद देखकर भावुक हो उठती है। वो तेजस के पास जाती है, उसका चेहरा अपने हाथों में थामकर धीमे स्वर में कहती है, तेजस तुम कैसे हो? तेजस उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहता है, तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़की से दूर रहकर मैं बहुत खुश हूँ। तेजस की बात सुनकर नीति की आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी विकी तेजस का कॉलर पकड़कर गुस्से में कहता है, मिस्टर तेजस, नीति से जरा तमीज से बात करो, वरना तुम्हारा हुलिया बिगाड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। तेजस विकी से कॉलर छुड़ाते हुए घिनौने अंदाज में बोलता है, तू कौन है? ओह अच्छा, तू इस नीति का नया यार है। तेजस की बात सुनकर नीति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह विकी को पीछे करते हुए तेजस के गाल पर एक के बाद एक कई थप्पड़ों की बारिश कर देती है। गुस्से में दांत भींचते हुए नीति कहती है, तेजस अच्छा ही हुआ जो हम अलग हो गए। तुम्हारे जैसे कच्चे कानों वाले संकीर्ण सोच के आदमी के साथ कोई भी लड़की कभी खुश नहीं रह सकती। शुक्र है कि तुम्हारी असलियत शादी से पहले ही सामने आ गई। तेजस को भी नीति पर जबरदस्त गुस्सा आता है। वह अपना गन निकालकर हवा में एक फायर कर देता है, जिससे डिस्को का म्यूजिक रुक जाता है और वहाँ मौजूद सभी लोग डर के मारे रुककर उन दोनों को देखने लगते हैं। तेजस नीति का हाथ पकड़कर उसकी कमर के पीछे जोर से मोड़ता है और गुस्से में कहता है, नीति अरोड़ा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर हाथ उठाए? अब देख मैं क्या करता हूँ। तेजस जैसे ही नीति के होठों की तरफ बढ़ता है, उसकी नई गर्लफ्रेंड उसे रोकते हुए कहती है, तेजस बेबी, तुम गलत लड़की पर गुस्सा कर रहे हो। वो लड़की और उसके जानवर तो यहाँ है ही नहीं। तेजस उसे पीछे धकेलते हुए कहता है, तुम फिलहाल दूर ही रहो। नीति दर्द से तड़पते हुए बोलती है, तेजस मेरा हाथ छोड़ दो वरना। लेकिन तेजस इस वक्त गुस्से से पागल हो चुका था। उसे सही या गलत किसी चीज का होश नहीं था। तभी विकी आगे बढ़कर नीति का हाथ तेजस से छुड़वाता है और गुस्से में तेजस के मुंह पर एक जोरदार पंच मारते हुए कहता है, कमीने, नीति से दूर रह। फिर विकी और तेजस के बीच हाथापाई हो जाती है। डिस्को में मौजूद लोग विकी और तेजस की लड़ाई का मजा ले रहे थे। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। उसी वक्त अंशा सैंडी का मुंह साफ करके जैसे ही वॉशरूम से डिस्को में लौटती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। डिस्को में पुलिस फोर्स आ चुकी थी और वहां मौजूद लोगों को गिरफ्तार कर ले जा रही थी। डिस्को के मैनेजर के रोकने पर भी जब विकी और तेजस नहीं रुके तो उसने पुलिस को फोन कर बुला लिया। पुलिस तो महान होती है, वह विकी और तेजस के साथ साथ डिस्को में मौजूद सभी लोगों को लेकर थाने पहुंच गई। वहीं पुलिस स्टेशन के एक ही लॉकअप में सभी को गाजर मूली की तरह ठूंस दिया गया था। लॉकअप में सबसे पीछे तेजस जमीन पर गिरा पड़ा था और मैंगो उसके ऊपर चढ़कर बैठा था। तेजस की गर्लफ्रेंड के सिर पर सैंडी बैठी थी और अपने पंजे उसके सिर में गड़ा रही थी।
तेजस और उसकी गर्लफ्रेंड की हालत देखकर मधु, मिनी और विकी की हंसी छूट रही थी। नीति एक कोने में उदास खड़ी थी। वहीं अंशा अपने नाखून चबाते हुए कहती है, हे भगवान, अब क्या होगा? अब तो पक्का विक्रांत सर को पता चल जाएगा कि हम चारों घर पर नहीं हैं। अंशा गुस्से से विकी और तेजस को देखकर कहती है, तुम दोनों जंगली सुअरों को लड़ाई करना जरूरी था? अब तुम दोनों कमीनों की वजह से मुझे सजा मिलेगी। तेजस चिल्लाते हुए कहता है, तू जो भी है, पहले अपने इस शेर को मुझसे उतारो। तभी पुलिस स्टेशन के बाहर लग्जरी कारों का काफिला आकर रुकता है। तीसरी कार से विक्रांत उतरता है। वह अपने कोट के बटन लगाता है और पूरे रौब के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है। उसके पीछे बॉडीगार्ड्स गन लेकर चल रहे थे। इस वक्त विक्रांत के चेहरे पर बेहद खतरनाक भाव थे। पुलिस स्टेशन में मौजूद हर पुलिस वाला सिर झुकाकर खड़ा था और कांप रहा था। विक्रांत जैसे ही अंदर पहुंचता है, एसीपी अपनी कुर्सी साफ करते हुए कहता है, सर बैठिए। विक्रांत कुर्सी पर बैठते हुए ठंडी आवाज में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ और बच्चों को गिरफ्तार करके थाने लाने की? क्या जीने से मन भर गया है तुम सबका? एसीपी हाथ जोड़ते हुए कहता है, सर आप फिक्र मत कीजिए। मैम और बच्चों को जिन पुलिस वालों ने पकड़ा है, मैं उन्हें अभी सस्पेंड कर देता हूँ। विक्रांत हम कहकर जवाब देता है। तभी एक लेडी इंस्पेक्टर अंशा, बेबीज और उसके दोस्तों को विक्रांत के सामने पेश करती है। विक्रांत को देखकर सभी की सांसें अटक गई थीं। विक्रांत इस वक्त मौत का देवता लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें गुस्से से लाल थीं। वह अपनी गर्दन पर हाथ रगड़ते हुए अंशा से कहता है, स्वीट हार्ट। अंशा जानती थी कि आज वह बचने वाली नहीं है, इसलिए कुछ नहीं बोली। वह बस सिर झुकाकर खड़ी रही। बाकी सबका भी यही हाल था। विक्रांत कुर्सी से उठकर अंशा के पास आता है। उसकी कमर में हाथ डालकर रंजीत से कहता है, रंजीत, उस इंस्पेक्टर और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ क्या करना है तुम्हें पता है ना? इसके बाद विक्रांत अंशा को पुलिस स्टेशन से बाहर ले जाता है। वहीं नीति डरते हुए विक्रांत से कहती है, जीजू, अंशा की इन सब में कोई गलती नहीं है। वो मेरे कहने पर डिस्को आने के लिए तैयार हुई थी और डिस्को में जो भी हंगामा हुआ वो भी मेरी वजह से हुआ। विक्रांत अंशा को कार की बैक सीट पर धकेलकर दरवाजा बंद करता है। फिर गुस्से में नीति की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठाकर बोला, अगर दोबारा मेरी अंशा के पास भी नजर आई तो अगली बार वार्निंग नहीं दूंगा। फिर वह नीति की गर्दन छोड़ देता है। इसके बाद वह विकी और मधु से दांत भींचकर कहता है, अगर अब तुम तीनों अंशा के आसपास भी देखे गए तो तुम तीनों की खैर नहीं। विक्रांत अपने बच्चों की तरफ गुस्से से घूरते हुए रंजीत से बोला, रंजीत, इन तीनों को फार्म हाउस लेकर जाओ अभी इस वक्त। विक्रांत की बात सुनकर तीनों रोने लगते हैं। विक्रांत कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। वहीं रंजीत एक अन्य बॉडीगार्ड के साथ बेबीज को फार्म हाउस भेज देता है। नीति, विकी, मिनी और मधु भी नीति की कार से निकल जाते हैं। रंजीत तेजस और उसकी गर्लफ्रेंड को पुलिस स्टेशन से लेकर घने जंगलों में पहुंचता है और वहां तेजस और उसकी गर्लफ्रेंड का काम तमाम कर देता है। घने काले बादल आसमान में मंडरा रहे थे। पुलिस स्टेशन से दूर उस सुनसान जंगल की ओर एक काली एसयूवी दौड़ती चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर था बॉडीगार्ड रंजीत और पीछे तेजस और उसकी गर्लफ्रेंड, जिनके हाथ रस्सियों से कसकर बांधे हुए थे। दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं, आंखों में डर साफ दिख रहा था। एसयूवी एक वीरान जगह पर आकर रुकती है। चारों तरफ पेड़ों का घना जाल और बीच में एक पुराना टूटा फूटा पत्थर का चबूतरा। रंजीत उतरता है और उसके दो साथी बॉडीगार्ड भी बाहर निकलते हैं। उन्होंने बिना एक शब्द बोले तेजस और उसकी गर्लफ्रेंड को घसीटते हुए नीचे उतारा और चबूतरे से बांध दिया। तेजस दर्द से कराहता है, प्लीज जाने दो यार, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? रंजीत उसकी हालत देखकर जोर से हंसता है। उसकी हंसी में शैतानी की बू थी। बिगाड़ा क्या है? तुम्हारी वजह से मैम और बेबीज पुलिस स्टेशन गए, अब तुम्हें सजा मौत मिलेगी। वो तेजस की ठुड्डी पकड़कर बोला, अब तेरा हिसाब ऊपर वाला ही करेगा। गर्लफ्रेंड की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज हमें छोड़ दो, हम आपकी मैम और उनके क्यूट बेबीज से माफी मांगने को तैयार हैं और उसके बाद हम दोबारा कभी सामने। लेकिन रंजीत के साथी में से एक उसकी बात काटते हुए बोल पड़ा, जानते हो ये जंगल कैसा है? यहाँ इंसान से ज्यादा जानवर है और वो भी आदमखोर। रात होते ही उनकी भूख बढ़ जाती है। आज की रात तुम्हारे लिए लंबी होने वाली है। तेजस चीखते हुए बोला, कोई तो हमारी मदद करो। पर उस वीरान जंगल में उनकी चीखें बस गूंज कर रह जाती हैं।
रंजीत ने एक आखिरी बार दोनों को घूरा, फिर अपने साथियों से बोला, चलो अब इनका हिसाब जंगल करेगा। एसयूवी फिर से स्टार्ट होती है और धूल उड़ाते हुए वहां से चली जाती है। तेजस और उसकी गर्लफ्रेंड अब अकेले थे, घने जंगलों के बीच, पेड़ों के झुरमुट, हवाओं की सिसकियों और पत्तों की सरसराहट के बीच बंधे हुए। कुछ ही देर में आसमान से बिजली चमकती है और फिर शुरू होता है तूफान, तेज हवाएं, घनघोर बारिश और अंधेरा। गर्लफ्रेंड कांपते हुए तेजस से कहती है, हमें कुछ करना होगा वरना हम सच में मर जाएंगे। तेजस अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी से हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन रस्सी इतनी टाइट थी कि उसकी कलाई से खून निकल आता है। दोनों भीग चुके थे, कपड़े कीचड़ में सने हुए थे, शरीर ठंड से कांप रहा था। विक्रांत की कार विला के सामने आकर रुकती है। पूरे विला के बाहर सन्नाटा पसरा है, लेकिन अंदर एक तूफान आने वाला था। विक्रांत खुद वह गाड़ी का दरवाजा खोलता है और अंशा की कलाई इतनी जोर से पकड़ता है कि जैसे वो उसकी नसों तक को खींचकर बाहर निकाल देना चाहता हो। अंशा के चेहरे पर दर्द साफ झलकता है, लेकिन वह चुप थी, एकदम चुप। उस शेर के सामने अब कुछ बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। विक्रांत बिना कुछ बोले अंशा को लगभग घसीटते हुए विला के अंदर ले जाता है। सर्वेंट रास्ते से हटते जा रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी विक्रांत और अंशा को नजरें उठाकर देखने की भी। विला की सीढ़ियां, कॉरिडोर और दरवाजे सब उसकी आहट से कांपने लगे थे। अगले ही पल विक्रांत दरवाजा खोलता है और अंशा को कमरे के अंदर धकेल देता है। अंशा सीधा जाकर बेड पर गिरती है, उसकी सांसें तेज हो गई थीं। वह कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन शब्द गले में अटक गए। विक्रांत दरवाजा बंद करता है और अंशा के सामने खड़ा हो गया, चुप, मगर उसकी आंखें चीख रही हैं। उनमें ज्वाला थी, एक ऐसी आग जो सब कुछ फूंक कर राख कर सकती थी। उसका जबड़ा भिंचा हुआ था, होंठ सख्ती से दबे हुए और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वो एक टक अंशा को घूरता रहा, जैसे उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा तूफान हो। अंशा की आंखें नम थीं, वह धीरे से उठती है, कांपते हाथों से अपने आंसू पोंछती है और विक्रांत की तरफ बढ़ती है। उसकी आवाज बहुत धीमी, टूटी हुई और डर से भरी थी। सॉरी हब्बी, मुझे माफ कर दो, बेबीज मासूम है, प्लीज उन्हें वापस बुला लो, उनकी कोई गलती नहीं थी। हाँ, विक्रांत की आंखें और ज्यादा सख्त हो गई। वो अब भी कुछ नहीं बोला। उसकी नजरें अंशा को ऊपर से नीचे तक घूरती हैं, जैसे उसे टटोल रही हो, जैसे हर शब्द का हिसाब उसकी आंखें कर रही हो। अंशा के होंठ कांपते हैं, उसकी पलकों से टपकते आंसू चादर पर गिरते हैं। विक्रांत अब भी उसकी तरफ देख रहा था, बिना पलकें झपकाए, बिना कुछ कहे। फिर अचानक वो मुड़ता है, कमरे से बाहर चला जाता है और दरवाजा तेज आवाज में बंद कर देता है। विक्रांत गुस्से में सीधे बाहर रूम चला जाता है, ग्लास में रेड वाइन भरता है, लेकिन पीने से पहले कुछ सेकंड रुकता है। उसकी आंखें अब भी लाल थीं, गुस्से से। वो एक ही घूंट में पूरा ग्लास खत्म कर देता है, फिर एक और, फिर एक और, लेकिन हर घूंट के साथ उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। वो दीवार पर लगी किसी तस्वीर को घूर रहा था, जैसे उस पर अपनी खामोशी की मार छोड़ना चाहता हो। कंधे सख्त थे, उंगलियां गिलास को इतनी जोर से पकड़ रही थीं कि वो कभी भी टूट सकता था। विक्रांत की सांसें भारी हो चुकी थीं और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ज्वालामुखी के फटने से ठीक पहले का सन्नाटा। दिमाग में अंशा की वो मासूमियत घूम रही थी, उसका डर, और वो एक बात, बेबीज की कोई गलती नहीं है, प्लीज उन्हें घर बुला लो। वो बात जैसे उसकी नसों में बारूद की तरह दौड़ गई थी। वही अंशा का कमरा में बेड पर बैठी थी, घुटनों में चेहरा छुपाए, रोते रोते उसकी आंखें सूज चुकी थीं। वो बुदबुदाती रहती है, मेरे बेबीज की कोई गलती नहीं है, प्लीज उन्हें वापस बुला लो। आंखों से आंसू बहते रहे और नींद खुद ब खुद उसकी पलकों पर उतर आई। वो रोते रोते सो गई। उसके ख्वाबों में बस उसके बेबीज की आवाजें गूंज रही थीं। वही दूसरी तरफ जंगल में एक अजीब सी आहट जंगल में गूंजती है। सूखे पत्तों पर कुछ भारी कदमों की आवाज। दोनों चौंक कर उधर देखते हैं। धुंध और बारिश के बीच से कुछ परछाइयां नजर आती हैं। धीरे धीरे वो परछाइयां साफ होती हैं। काले ओवरकोट पहने 5 लोग, चेहरे पूरी तरह नकाब में ढंके हुए। उनके हाथों में टॉर्च और कुछ अजीब से डिवाइस थे। उनमें से एक सीधा तेजस के पास आता है और बिना कुछ बोले उसकी रस्सी काट देता है। तेजस हड़बड़ाकर पूछता है, तुम लोग कौन हो? पर कोई जवाब नहीं मिलता। एक और शख्स तेजस की गर्लफ्रेंड को भी खोल देता है और उसका हाथ खींचकर अपने साथ ले चलता है। तेजस उनका विरोध करता है, रुको, पहले बताओ कौन हो तुम, कहाँ ले जा रहे हो हमें?
लेकिन उनमें से एक ने उसकी गर्दन को हल्के से दबाकर शांत करा दिया। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, सिर्फ आर्डर। चलो, समय नहीं है। बारिश और तूफान के बीच वो सभी उन्हें खींचते हुए जंगल की गहराइयों में ले जाते हैं। तेजस और उसकी गर्लफ्रेंड पीछे मुड़कर देखते हैं। जहां अभी कुछ देर पहले उनकी मौत का इंतजार हो रहा था, वहां अब सिर्फ अंधेरा है। तेजस का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसी मुसीबत से निकले हैं या और बड़ी मुसीबत की ओर जा रहे हैं। काले ओवरकोट वालों का जत्था उन्हें एक गुप्त रास्ते पर लेकर आगे बढ़ता जाता है और तेजस के मन में एक ही सवाल गूंजता है, अब ये कौन सी नई कहानी शुरू हो रही है। वही अगली सुबह की हल्की रोशनी कमरे में छान रही थी। अंशा की आंखें धीरे धीरे खुली। सिर में हल्का दर्द था और आंखें सूजी हुई थीं। वो कुछ देर तक यूं ही छत को देखती रही, फिर करवट बदलकर बेड पर बैठ गई। उसकी उंगलियां अब भी कांप रही थीं। दिल में डर की हल्की सी परत बाकी थी। उसने आंखें बंद करते हुए लंबी सांस ली और खुद से बुदबुदाई, मुझे विक्रांत सर को मनाना ही होगा। सिर्फ उन्हीं से कहकर मैं बेबीज को वापस ला सकती हूँ। वो सब मेरी वजह से सजा झेल रहे हैं। उसने झट से अपना फोन उठाया और स्क्रीन पर टाइम देखा। यही वक्त था जब विक्रांत रोजाना विला के जिम में होता था। बिना कुछ खाए पिए वो जल्दी से बेड से उतरी, अपने हाथ पैर समेटकर सीधे जिम की तरफ चल दी। जिम का दरवाजा खुला था, मगर वहां कोई नहीं था। मशीनें शांत थीं और कमरा बिल्कुल ठंडा। उसने आसपास देखा, फिर वापस मुड़ी और सीढ़ियों से नीचे लिविंग हॉल की तरफ आई। वहां मैक्सी खड़ी थी। अंशा ने जल्दी से पूछा, मैक्सी, विक्रांत सर जिम में नहीं है, कहाँ गए हैं वो? मैक्सी ने झुकते हुए जवाब दिया, बैनस तो सुबह बहुत जल्दी ऑफिस निकल गए मैम। अंशा का चेहरा उतर गया। वो कुछ पल बिना कुछ बोले खड़ी रही, फिर धीमे से खुद से बोली, कोई बात नहीं, मैं ऑफिस जाकर उनसे बात करूंगी, माफी मांगूंगी। प्लीज बेबीज को वापस ला दो, यही कहूंगी। वो तुरंत अपने कमरे की ओर लौटी और शावर लिया। ठंडे पानी से नहाने के बाद उसने खुद को थोड़ा संभाला। अलमारी खोली और विक्रांत की पसंदीदा वो रेड कलर फ्रिल ड्रेस निकाली, जो विक्रांत उसके लिए अभी बिजनेस टूर से लाया था। आज वही पहनकर जाएगी, शायद उसके गुस्से में थोड़ी नरमी आ जाए। उसने अपनी मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र पहना, बालों को बांधा और पर्स उठाकर कमरे से बाहर निकली। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही उसने बाहर खड़े बॉडीगार्ड से कहा, कार निकालो, मुझे ऑफिस जाना है। बॉडीगार्ड ने सिर झुकाया और बेहद शांत स्वर में बोला, सॉरी मैम, बॉस ने ऑर्डर दिया है, आप कहीं नहीं जा सकती। अंशा ने चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब? फिर मेरे कॉलेज का क्या होगा? बॉडीगार्ड ने सिर झुकाए ही जवाब दिया, अब से आप ऑनलाइन क्लास लेंगी मैम, हमें यही कहा गया है। अंशा की आंखें भर आईं। उसकी पूरी उम्मीद, उसके सारे प्लान्स एक झटके में टूट गए थे। उसने लड़ने या बहस करने की कोशिश भी नहीं की। वो समझ चुकी थी, यह उसी की गलती की सजा है। उसके कदम धीमे धीमे पलटे और वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। उसकी चाल अब भारी हो चुकी थी। कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और सीधे बेड पर गिर पड़ी। आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने बेबीज को उनके डैडी से दूर कर दिया, मैंने सब खराब कर दिया। वो बुदबुदाई और तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। कमरे की खामोशी अब उसके रोने की आवाजों से भर गई थी। कहीं न कहीं उसे महसूस हो रहा था कि ये चुप्पी उससे ज्यादा सजा दे रही थी जितनी कोई डांट या सजा दे सकती थी। सुबह के करीब 9:30 बजे थे। ओबेरॉय इंडस्ट्री हमेशा की तरह बिजनेस एनर्जी से भरी हुई थी। हर कोई अपने सिस्टम में घुसा हुआ एक्सेल शीट्स और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के बीच उलझा था। मगर जहां सबका ध्यान बंटा हुआ था, विक्रांत ब्लैक सूट में एकदम फिट और अलर्ट मीटिंग टेबल के एंड चेयर पर बैठा था। सामने एलईडी स्क्रीन पर कंपनी की नई ब्रांडिंग स्ट्रेटजी की प्रेजेंटेशन चल रही थी। इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन मैं नहीं बढ़ा सकता, विक्रांत ने गंभीर आवाज में कहा। 4 दिन का टाइम है, जो करना है इसी में करो। एक सीनियर एसोसिएट ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत ने हल्का सा हाथ उठाकर इशारा किया कि बहुत हो गया। उसके चेहरे पर वही सख्त भाव थे, न नरमी न कोई लापरवाही। मीटिंग खत्म होते ही डेनिस का पर्सनल असिस्टेंट, जो आज कल डेनिस की गैर मौजूदगी में विक्रांत का काम संभल रहा था, उसके पास आया। बेंस, होटल लंच मीटिंग के लिए गाड़ी तैयार है, उसने धीरे से कहा। विक्रांत ने घड़ी देखी, 10:15 हो रहे थे। उसने फाइल बंद की, चेयर से उठा और चलते हुए बोला, रॉक्सी, जरूरी मेल्स की रिपोर्ट शाम तक चाहिए। सेक्रेटरी रॉक्सी ने सिर हिलाकर जवाब दिया और फाइल समेटने लगी। बॉडीगार्ड पहले से ही बाहर तैनात थे।
लिफ्ट तक जाते हुए विक्रांत के मोबाइल पर कॉल आया। उसने एक नजर डिस्प्ले पर डाली और फिर अनदेखा कर दिया। उसका चेहरा अब पूरी तरह प्रोफेशनल मोड में आ चुका था। कुछ ही देर में उनकी BMW 5 स्टार होटल द रॉयल स्टार के सामने रुकी। होटल का सेंट्रल लॉबी एरिया खूबसूरत गुलदस्तों और शांति भरे संगीत से भरा था। विक्रांत बिना किसी इधर उधर देखे सीधा प्राइवेट मीटिंग लाउंज की ओर बढ़ा। उसके साथ PA, रॉक्सी और 2 बॉडीगार्ड भी चल रहे थे। लाउंज में पहले से 3 क्लाइंट्स मौजूद थे, एक विदेशी बायर्स की टीम और 2 इन्वेस्टर्स। विक्रांत के आने पर सब खड़े हो गए। गुड टू सी यू मिस्टर ओबेरॉय, एक विदेशी ने हाथ मिलाते हुए कहा। सीट लीजिए, विक्रांत ने रौबदार आवाज में कहा और अपनी सीट पर बैठ गया। रॉक्सी ने लैपटॉप ऑन किया और प्रोजेक्टर कनेक्ट किया। अगले 20 मिनट तक मीटिंग बिजनेस प्रपोजल, नंबर, ग्रोथ और कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स पर घूमती रही। PA बीच बीच में नोट्स ले रहा था और रॉक्सी हर पॉइंट पर स्लाइड्स बदल रही थी। क्लाइंट्स भी काफी इम्प्रेस लग रहे थे। कुछ देर बाद लंच सर्व हुआ, इंटरनेशनल क्यूजीन के साथ इंडियन डिशेस का मिक्स। विक्रांत ने खुद कुछ नहीं कहा, बस हल्की फुल्की बातचीत में बिजनेस डिस्कशन जारी रखा। आपकी कंपनी की ग्रोथ हर साल बढ़ती जा रही है। आई एम इम्प्रेस मिस्टर ओबेरॉय, एक इन्वेस्टर बोला। विक्रांत ने बिना मुस्कुराए सिर हिलाया। ग्रोथ मेहनत से नहीं, सोच से आती है। हमें वही करना है जो बाकी नहीं सोच पाते। मीटिंग करीब 45 मिनट चली। सौदे पर सहमति बनी और क्लाइंट्स ने खुशी जताई। सबने हाथ मिलाया, फोटो खींचे और फाइनल पेपर्स पर हस्ताक्षर हुए। विक्रांत ने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया और सभी एक बार फिर लॉबी की ओर बढ़े। कार में बैठते वक्त PA ने पूछा, पैंस, अब डायरेक्ट ऑफिस? विक्रांत ने आंखें बंद करते हुए सिर हिलाया। हाँ। उसका चेहरा अब कुछ बदला हुआ था, जैसे दिमाग बिजनेस से हटकर किसी और सोच में उलझ चुका हो। कार होटल से निकल चुकी थी। ओबेरॉय विला। लैपटॉप स्क्रीन पर टीचर की आवाज गूंज रही थी। अब हम यह चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्लीज नोट्स तैयार रखिए। लेकिन अंशा की आंखें स्क्रीन पर थीं, पर उसका ध्यान कहीं और भटक रहा था। आज उसके चेहरे पर वो मासूम हंसी नहीं थी जो क्लास के दौरान अक्सर होती थी। वो चुपचाप सिर हिलाती रही, जैसे सब समझ रही हो, पर अंदर से खाली खाली महसूस कर रही थी। ऑनलाइन क्लास खत्म होते ही उसने चुपचाप लैपटॉप बंद किया और उठकर सीधे बेबीज के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे का दरवाजा खोलते ही एक हल्की सी खिलखिलाहट कानों में गूंज गई, जैसे सैंडी अब भी दीवारों से टकराकर भाग रही हो। मगर कमरा अब शांत था और बहुत ठंडा। अंशा ने बेड पर पड़ा सैंडी का फेवरेट टेडी बेयर उठाया और उसे सीने से लगा लिया। फिर बेड से पेप्सी की बॉल उठाई। तुम तो सबसे समझदार थे ना पेप्सी, फिर क्यों मेरे पीछे आए? अंशा बुदबुदाई। हर बार मुझे समझाते थे, मम्मा डैडी की मर्जी के खिलाफ कहीं मत जाना, और खुद ही वो गलती कर दी। मैंगो की बड़ी बड़ी आंखों वाली खिलौना शेर की शक्ल पर उसने हाथ फेरा। तुम तो सबसे मासूम थे मेरे मैंगो। सबकी गोदी में सिर रखकर बैठा रहता था। वो खिलौनों के बीच बैठी थी, जैसे कोई टूटे हुए दिल के टुकड़ों को सहेजने की कोशिश कर रहा हो। तभी दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई। मैक्सी बोली, मैम, लंच टाइम हो गया है। अंशा ने बिना उसकी तरफ देखे धीमे से कहा, मुझे नहीं खाना। मैक्सी ने एक पल चुप रहकर फिर धीरे से कहा, मैम, अगर आपने लंच नहीं किया तो बॉस हम पर नाराज होंगे और सजा देंगे। ये सुनकर अंशा की आंखों में हल्की सी नमी उतर आई। कुछ पल चुप रही, फिर खुद को संभालती हुई उठी। ठीक है, चल रही हूँ। डाइनिंग टेबल पर खाना सजा हुआ था, जैसे रोज होता था। मगर आज न तो अंशा के चेहरे पर कोई उत्साह था, न ही भूख। वो चुपचाप बैठी, 2-4 निवाले लिए और फिर प्लेट किनारे कर दी। मैक्सी ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अंशा सिर झुकाकर वहां से उठ गई। अपने कमरे में लौटते हुए अंशा ने सोचा, शाम को जब हब्बी आएंगे तब बात करूंगी। उन्हें बताऊंगी कि मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझे माफ कर दे। बस एक बार मेरी बेबीज को लौटा दे। वो फिर से अपनी बाकी ऑनलाइन क्लास में जुट गई। पढ़ाई के नाम पर आज भी बस शरीर बैठा था, मन तो बार बार दरवाजे की तरफ देखता रहा। क्लास खत्म होते ही उसने मोबाइल चेक किया, न कोई मैसेज न कॉल। वो बेड पर लेट गई और अनजाने में ही उसकी आंख लग गई। जब आंख खुली तो कमरा हल्के अंधेरे में डूबा था। पर्दे के पार शाम ढल चुकी थी। अंशा उठी और शीशे के सामने खड़ी हुई। आज उसने तय किया था, वो बात करेगी, मान लेगी विक्रांत को। जैसे भी हो, वो क्लोजेट रूम में गई और वार्डरोब से ब्लू सिल्क साड़ी निकाली, वही जो विक्रांत ने स्पेशली उसके लिए मंगाई थी। खुद को पूरी सादगी और खूबसूरती से तैयार किया।
माथे पर एक बिंदी, बाल खुले छोड़े और आंखों में हल्का काजल। उसका चेहरा शांत था पर आंखों में उम्मीद थी। ड्रेसिंग टेबल से उठकर उसने घड़ी देखी। 9 बज चुके थे। वो नीचे जाकर एक बार देख आई पर अभी तक विक्रांत नहीं लौटा था। शायद आज थोड़ा लेट होगा, उसने खुद से कहा, और फिर लिविंग एरिया में कुछ देर टहलने के बाद ऊपर अपने कमरे में लौट आई। काउच पर बैठकर इंतजार करने लगी। 10 बजे, 11 बजे, फोन अब भी खामोश था। रात के 12 बज चुके थे और अब आंखें भारी हो रही थीं। फिर भी वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती रही। एक बार आ जाए, एक बार, यही मन में चल रहा था। अंत में उसकी आंखें बोझिल हो गईं और वो काउच पर ही सो गई। साड़ी की प्लीट्स बिखरी हुई, एक हाथ काउच की बाहर लटकता हुआ, चेहरा थका हुआ लेकिन अब भी इंतजार में। कमरे में बस हल्की हवा थी, दीवार की घड़ी की टिक टिक और अंशा की धीमी सांसों की आवाज। वो सो चुकी थी मगर दिल अब भी जाग रहा था, एक उम्मीद, एक माफी और 3 छोटे मासूमों की वापसी के इंतजार में। लेकिन मुस्कुराहट भी थी, जैसे किसी प्यारे ख्वाब में खोई हो। उसकी साड़ी की प्लीट्स आधी काउच से नीचे लटक रही थीं। बाल बिखरे हुए थे और एक हाथ नीचे गिरा हुआ था। विक्रांत की निगाहें उस पर ठहर गईं। उसने एक बार नजर भरकर देखा। बिल्कुल तैयार थी अंशा। साड़ी, काजल, बिंदी, सब कुछ वैसा जैसे किसी खास का इंतजार किया गया हो, लेकिन चेहरा बताता था कि वो इंतजार बहुत लंबा खींच चुका था। वो कुछ नहीं बोला। चेहरे पर न ही कोई सॉफ्टनेस थी, न ही गुस्सा। बस चुपचाप पास गया, काउच के सामने खड़ा हुआ और कुछ पल अंशा को देखता रहा। फिर एक हल्की सांस छोड़कर वो मुड़ा और बाथरूम में चला गया। शावर की आवाज कमरे में हल्की गूंज बनकर फैली। करीब 20 मिनट बाद वो बाहर निकला। चेहरे और बालों से पानी की नमी अब भी झलक रही थी। उसने सफेद तौलिया लिया, बाल पोंछे और फिर प्रोजेक्ट रूम की ओर चला गया। वहां जाकर उसने अपने नाइट ड्रेस पहनी, ब्लैक लोअर और ब्लैक टी शर्ट। कपड़े बदलकर जब वापस कमरे में लौटा तो उसके हाथ में कुछ और था, अंशा की नाइटी। वो धीरे से काउच के पास आया और अंशा के पास बैठ गया। बहुत आराम से, बिना अंशा को जगाए, उसने उसके साड़ी के पल्लू हटाए, फिर सावधानी से उसका ब्लाउज और बाकी कपड़े रिमूव किए और नाइटी पहना दी। अंशा की नींद गहरी थी मगर उसकी सांसों में एक तरह की शांति आ गई थी, जैसे जिसे वो चाह रही थी वो पास आ गया हो। विक्रांत ने उसे अपनी बाहों में उठाया और ले जाकर बेड पर लिटा दिया। कंबल उड़ाते वक्त अंशा ने नींद में ही हल्का मुस्कुराकर करवट बदली और धीरे से उसके सीने की तरफ खिसक गई, बिल्कुल अनजाने में लेकिन भरोसे के साथ। विक्रांत उसे देखकर कुछ नहीं बोला, बस लेट गया। उसके एक हाथ के नीचे अंशा की कमर थी और दूसरा उसके माथे पर। उसकी आंखें छत की तरफ थीं, जैसे वो कुछ सोच रहा हो, लेकिन होंठ बंद थे, हमेशा की तरह। सुबह सूरज की हल्की किरणें पर्दों के आर पार कमरे में घुस चुकी थीं। मोबाइल की हल्की वाइब्रेशन ने अंशा की नींद तोड़ी। उसने आंखें खोलीं और पहली नजर बगल में देखा। बिस्तर खाली था। वो तुरंत उठ बैठी। बेड की चादरें हल्की सिकुड़ी हुई थीं। इसका मतलब विक्रांत रात यहीं सोया था। लेकिन अब उसने जल्दी से स्लीपर पहने और कमरे से बाहर निकली। नीचे आकर वो सीधे किचन की तरफ बढ़ी, जहां सर्वेंट ब्रेकफास्ट के लिए तैयारियां कर रहा था। रमेश भैया, अंशा ने हल्के से पुकारा। सर्वेंट ने तुरंत पलटकर देखा। गुड मॉर्निंग मैम। विक्रांत सर कहाँ हैं? उसने सीधा पूछा। आवाज में थोड़ी बेचैनी थी। वो तो मैम सुबह ही निकल गए थे ऑफिस, रमेश ने चाय कप में डालते हुए कहा। सुबह? अंशा ने चौंक कर पूछा। जी, कोई अर्जेंट मीटिंग थी शायद। 6:30 बजे ही चले गए। अंशा कुछ पल चुप रही, फिर उसने बस सिर हिलाया और मुड़कर लिविंग एरिया की तरफ बढ़ गई। वो वहीं सोफे पर बैठ गई। निगाहें टेबल पर रखे न्यूज़पेपर पर थीं, मगर दिमाग कहीं और। न कोई शिकायत, न कोई शिकवा, न सजा, न माफी। वही मुंबई की नमी भरी हवा में भी आज कुछ बेचैनी घुली हुई थी। एयरपोर्ट से सीधा उर्वशी के घर तक का सफर डेनिस ने बिना कुछ बोले तय किया। उसकी आंखों में सिर्फ एक चेहरा था, उर्वशी का। उर्वशी से दूर रहकर खुद को संभालने की जितनी कोशिश की, उतनी ही ज्यादा वो उसके ख्यालों में उलझता चला गया। कार उर्वशी की चोल के सामने रुकी। डेनिस ने गहरी सांस ली, जैसे अपने दिल को किसी जंग के लिए तैयार कर रहा हो। डेनिस उर्वशी के घर पहुंचा और उसने बेल बजाई। क्लिक, दरवाजा खुला।
और सामने थी उर्वशी, बिना मेकअप के, खुले बाल, हल्का सूजा हुआ चेहरा, मगर फिर भी उतनी ही खूबसूरत। 1 सेकंड को वक्त थम गया, पर इससे पहले कि वो कुछ कहती, डेनिस ने अचानक झुककर उसके होंठों पर एक तेज बेपरवाह किस कर डाला। वाइफी। उसकी आंखों में जुनून था। तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें कितना मिस किया है, हर रात, हर सुबह, बस तुम। उर्वशी ने झटके से उसे पीछे धकेला। उसकी आंखों में गुस्सा था, मगर दिल कांप रहा था। आप पागल हो गए हो क्या डेनिस जी? वो चीखी। आपको जरा भी शर्म नहीं आती? किस हक से आए हो यहाँ? और ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? डेनिस ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसकी आंखें सीरियस थीं। जिस हक से मैं आज भी तुम्हें अपनी बीवी मानता हूँ, उस हक से, उसने ठंडे लहजे में कहा। बीवी? उर्वशी के चेहरे पर तंज था। जिसने मुझसे झूठ बोला, मुझसे सच छुपाया, वो अब बीवी का हक मांग रहा है? तभी अंदर से आवाज आई, कौन है उर्वशी? दादू बाहर आए और डेनिस को देखकर चेहरा तमतमा गया। तुम? दादू की आवाज लोहे जैसी सख्त थी। क्या अब भी तुम्हें समझ नहीं आया कि उर्वशी की जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है? डेनिस ने नजरें झुकाई नहीं। वो सीधा दादू की आंखों में देखकर बोला, मैं सिर्फ उर्वशी से मिलने आया था, उसे देखने, उसे महसूस करने और याद दिलाने कि हम अधूरे हैं एक दूसरे के बिना। डेनिस, दादू चीखे, अब बकवास मत करो और निकलो यहाँ से। अगर दोबारा मेरी पोती की जिंदगी में दखल देने की कोशिश की तो मुझे कानून के दरवाजे तक जाना पड़ेगा। उर्वशी चुपचाप खड़ी थी, आंखें भरी थीं, मगर वो चाहती नहीं थी कि डेनिस देखे। उसका दिल धड़क रहा था, मगर जुबान सख्त बनी हुई थी। डेनिस ने उसकी तरफ देखा, गहराई से, जैसे उसकी रूह को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। मैं जानता हूं तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, मगर इरादे ठोस थे। तुम जितना मुझे दूर करने की कोशिश करोगी, मैं उतना ही करीब आऊंगा। ये इश्क है उर्वशी, कोई समझौता नहीं। उर्वशी ने पलटकर कहा, प्यार अगर इतना ही सच्चा था तो झूठ क्यों बोला था डेनिस जी? क्यों मेरी जिंदगी को एक अधूरी कहानी बना दिया? डेनिस मुस्कुराया, मगर इस बार उस मुस्कान में दर्द था। गलती की थी, मगर मेरी मोहब्बत में कमी नहीं थी, और अब तो उस गलती की सजा काट रहा हूँ। हर रात खुद से लड़ रहा हूँ, हर सुबह तन्हा उठता हूँ, पर अब और नहीं। मैं खुद को और खोने नहीं दूंगा। दादू ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर ड्रामा खत्म हो गया हो तो जा सकते हो। यहाँ कोई नहीं जो तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। डेनिस एक पल रुका, फिर उर्वशी की आंखों में झांकते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी। इस बार मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आया, तुम्हें पाने आया हूँ, और अब जो भी बीच में आएगा वो मेरी मोहब्बत की आग में जल जाएगा। वो मुड़ा और भारी कदमों से वहां से निकल गया। दरवाजा पीछे से बंद हुआ और उर्वशी वहीं खड़ी रह गई, सांसें थमी हुई, आंखें भीगी हुई, दिल डरा हुआ और दिमाग एकदम उलझा हुआ। डेनिस की कार तेज रफ्तार में निकल गई, लेकिन उसके पीछे एक तूफान छोड़ गई, जिसमें अब उर्वशी भी बहने से खुद को रोक नहीं पाएगी। वहीं दूसरी तरफ 2 दिन गुजर चुके थे। ओबेरॉय विला का डाइनिंग एरिया सुनसान पड़ा था। बड़े से टेबल पर सिर्फ एक प्लेट में ब्रेड का टुकड़ा रखा था और पास में जूस का गिलास। अंशा उसी कुर्सी पर बैठी थी जहां आमतौर पर विक्रांत बैठता था। बस अब वो कुर्सी खाली थी। मैक्सी समोसे लेकर आई, लेकिन जैसे ही उसने समोसे सामने रखे, देखा अंशा ने अभी तक एक निवाला भी ठीक से नहीं खाया था। मैम, आप कुछ खा ही नहीं रही? मैक्सी ने थोड़े हिचकिचाते हुए कहा। अंशा ने उसकी बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस अपनी नजरें प्लेट से हटाकर मैक्सी की तरफ देखा और अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें भरी हुई थीं। मैक्सी, मैंने जो तुमसे कहा था वो मैसेज विक्रांत सर को दिया था ना? उसकी आवाज धीमी थी, जैसे डरते डरते पूछ रही हो। मैक्सी ने जबरन मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जी मैम, ऑफिस जाते वक्त मैंने साफ साफ बोला था कि आप उनसे माफी मांगना चाहती हैं। अंशा ने जल्दी से पूछा, फिर उन्होंने कुछ कहा? मैक्सी की मुस्कान एकदम फीकी हो गई। उसने धीरे से कहा, कुछ नहीं बोले, बस बिना कुछ कहे कार में बैठकर निकल गए। इतना सुनना था कि अंशा का चेहरा बुझ गया। अब उम्मीद भी कमजोर लगने लगी थी। वो कुछ बोलती, उससे पहले ही पीछे से गजोधर की एंट्री हुई,
जैसे बम फूटने वाला हो। मैडम वाह! उसकी तेज आवाज सुनते ही दोनों चौंक गईं। गजोधर सीधा अंशा की तरफ आया और बोला, वाह भाई, आप खुद को क्या समझती हैं? 2 दिन हो गए हम अपने बुड़बकों को देखे, ना पता वो कहाँ हैं, क्या खा रहे हैं, सो रहे हैं भी या नहीं। आपके चक्कर में हम तो घर के भूत बन गए हैं। अंशा ने उसकी तरफ देखा, कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन गजोधर कहाँ रुकने वाला था। आप और बायंस तो हर सुबह तीनों बुड़बकों को हम पर छोड़कर निकल जाते हो, और फिर पूरा दिन वो गजोधर अंकल कहते हुए हमारे पीछे नाचते रहते हैं। हम कोई बेबी सिटर हैं क्या? हमसे ना होगा अब। अगर तीनों जल्दी वापस नहीं आए ना, तो हम नौकरी छोड़ देंगे, यही फाइनल। अंशा की आंखों में जो आंसू अब तक रुके हुए थे, गजोधर की शिकायतों ने उन्हें तोड़ ही दिया। वो अपने मुंह पर हाथ रखे रोती हुई कुर्सी से उठी और बिना कुछ खाए पिए सीढ़ियों की ओर भाग गई। मैक्सी ने गजोधर को घूर कर देखा और पास जाकर उसकी पीठ पर मुक्के बरसा दिए। ए गजोधर, तुझे बिल्कुल अक्ल नहीं है क्या? देख नहीं रहा मैम किस हालत में है? उस रात के बाद से ना तो सर ने उनसे बात की है, ना उन्हें देखा ठीक से, और तू यहाँ खोपड़ी फोड़ रहा है। गजोधर ने थोड़ी शर्मिंदगी से सिर झुकाया। हम क्या करें? हमसे हमारे बुड़बकों की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। मैक्सी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेबीज की याद तो मुझे भी आ रही है, पर ऊपर कमरे में अंशा बेड पर मुंह के बल लेटी थी। उसका चेहरा तकिए में ढंसा हुआ था और कांपती सांसों के साथ वो धीरे धीरे रो रही थी। कमरे की दीवारें गूंगी थीं और हवा ठंडी, जैसे सब चुप होकर उसके दुख को देख रहे हों। वो खुद से ही बड़बड़ाई, मैं क्या करूं? कैसे मनाऊं उन्हें? वो एकदम से उठकर बैठ गई और अपने फोन की तरफ देखा। कई बार फोन उठाया, फिर वापस रख दिया। डर लग रहा था, अगर कॉल किया और फिर भी उन्होंने नहीं उठाया तो? उसने फिर फोन उठाया। इस बार कांटेक्ट में विक्रांत का नाम देखा। कुछ सेकंड तक नजर टिकाए रखी और फिर वापस रख दिया। नहीं करूंगी कॉल। अब सच में वो टूट रही थी। ये 2 दिन उसके लिए 2 साल जैसे लग रहे थे। सुबह उठती तो विक्रांत जा चुका होता था। रात को जब तक इंतजार करती, नींद कब आंखों में घुल जाती पता ही नहीं चलता, और जब आंख खुलती तो वो फिर कमरे में नहीं होता था। उसने खुद से कहा, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि वो मेरी बात सुन ले, मेरी माफी, मेरी दिल की बात। पर अब तो जैसे उन्होंने मुझे ही माफ नहीं किया। उसने अपने तकिए को गोद में रखा और उसी से लिपटकर फिर से आंखें बंद कर लीं। लेकिन नींद कहाँ आनी थी अब? सिर्फ आंखों से पानी बह रहा था और मन में बेचैनी का तूफान। नीचे हॉल में मैक्सी और गजोधर अब भी खामोश बैठा था। मैक्सी धीरे से बुदबुदाई, बायंस को भी समझना चाहिए, मैम भी इंसान है, गलती हो गई पर माफ तो किया जा सकता है ना। गजोधर ने सिर खुजाते हुए कहा, अब हमसे नहीं देखा जाता मैडम को ऐसे रोते हुए। हम तो अपने बच्चन के लिए ही परेशान थे, पर उनका हाल देखकर दिल भर आया। मैक्सी ने कहा, अब कुछ करना पड़ेगा, इस घर को फिर से हंसता हुआ देखने का मन कर रहा है। ओबेरॉय इंडस्ट्री। विक्रांत अपने कैबिन में लैपटॉप पर आंखें गड़ाए कुछ टाइप कर रहा था, चुपचाप, पूरी तरह काम में डूबा हुआ था। तभी दरवाजा बिना नॉक हुए खुला और डेनिस एकदम ड्रामेटिक अंदाज में अंदर घुस आया। बिना कुछ कहे काउच पर खुद को गिरा दिया और गहरी सांस लेते हुए बोला, भाई, उर्वशी अब तक मुझसे नाराज है। विक्रांत ने बस एक नजर उसकी हालत पर डाली। बाल बिखरे हुए, शर्ट आधी बाहर निकली हुई, चेहरा पूरी तरह टूटा हुआ। एक पल के लिए विक्रांत ने काम रोककर लैपटॉप बंद किया, फिर चेयर से उठकर बोला, मजनू की तरह क्या जरूरत थी उर्वशी के घर जाने की? डेनिस गुस्से से बोला, क्या भाई, मेरी जिंदगी का बैंड बज गया और तुमको फुर्सत में मजाक सूझ रहा है? विक्रांत मुस्कुराया नहीं, बस हल्के से सिर हिलाते हुए अपनी वाइन कैबिनेट से एक बोतल निकाली और 2 गिलास टेबल पर रख दिए। फिर काउच पर डेनिस के बगल में बैठ गया और दोनों गिलासों में वाइन भर दी। विक्रांत रौबदार आवाज में बोला, लो चलो। डेनिस गिलास उठाकर एक ही सांस में आधा खाली कर गया। डेनिस कराहते हुए कहा, दोनों बहनों ने हमारी जिंदगी की वॉट लगा दी है। दोपहर का वक्त हो चला था। कैबिन का माहौल थोड़ा ढीला पड़ चुका था। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। विक्रांत थोड़े थके से लहजे में कहा, कम इन। बॉडीगार्ड रंजीत अंदर आया, सिर झुकाए हुए, आदतन सम्मान में सीधा खड़ा रहा। रंजीत धीमी आवाज में बोला, बायंस,
मैम आपके लिए लंच लेकर आई हैं। क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूं? विक्रांत ने एकदम सख्त नजरों से उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा ठंडा लेकिन आंखों में गुस्सा साफ था। विक्रांत ने आर्डर दिया, बोल दो बायनस ऑफिस में नहीं है। रंजीत ने सिर झुकाया और बिना कुछ कहे तुरंत बाहर निकल गया। डेनिस ने विक्रांत की तरफ देखा, कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से पूछा, भाई तुम भी अंशा से रूठा हुआ है क्या? विक्रांत ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी चेयर पर वापस बैठ गया, सिर पीछे टिका लिया और आंखें बंद कर लीं। डेनिस को अब वाइन थोड़ा ज्यादा चढ़ चुकी थी, आंखें लाल होने लगी थीं और बोलने में भी नशा दिखने लगा था। उसने गिलास टेबल पर रखा और उठ खड़ा हुआ। डेनिस नशे में लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। मेरे भाई को परेशान करने वाली लड़की को आज मैं छोड़ूंगा नहीं। ओबेरॉय इंडस्ट्री। डेनिस गुस्से और नशे में लहराता हुआ नीचे रिसेप्शन की तरफ चला गया। नीचे पहुंचते ही उसकी नजर सामने खड़ी अंशा पर पड़ी, जो दीवार का सहारा लेकर खामोशी से खड़ी थी, आंखें लाल, चेहरा सूजा हुआ। उसकी आंखों से साफ झलक रहा था कि वो 2 दिनों से रोते रोते थक चुकी है, फिर भी उम्मीद लिए खड़ी थी कि शायद एक बार विक्रांत उससे बात कर ले। डेनिस को अंशा का चेहरा देखते ही जैसे होश आया। वो जो ऊपर गुस्से में तपा बैठा था, नीचे आते आते पिघल गया। डेनिस हल्के से ताली बजाते हुए कहा, वाह, तुम दोनों बहनें आखिर चाहती क्या हो? अंशा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, आंखें भर आईं। अंशा का मासूम चेहरा देखकर डेनिस पिघल गया। डेनिस धीरे से नरम स्वर में बोला, ओए मेरा बच्चा, यहाँ आओ, अपने जीजू को बताओ क्या बात है। इतना सुनते ही अंशा उसकी तरफ लपकी और गले लगकर बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी। अंशा बच्चों की तरह बिलखती हुई बोली, जीजू, विक्रांत सर मुझसे बहुत नाराज है। 2 दिन से मिस्टर इंडिया बने हुए हैं, एक बार बात भी नहीं की। डेनिस ने उसके सिर पर हाथ फेरा और प्यार से उसका माथा चूमा। डेनिस ने प्यार से बोला, चुप कर बच्चा, भाई को मैं खुद मनाऊंगा। तू लंच मुझे दे और आराम कर, सब ठीक कर दूंगा। अंशा ने धीरे से लंच का बैग उसे थमाया, फिर बिना कुछ कहे पीछे मुड़कर विला की ओर चल दी। उसकी चाल में थकान थी, दर्द था, पर शायद थोड़ी उम्मीद भी थी कि डेनिस कुछ करेगा। वो हमेशा सबसे हंसकर बात करने वाली लड़की आज खामोश थी। उसे अकेले रहना कभी पसंद नहीं था, पर इन 2 दिनों में वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसका मन इस वक्त बस एक ही बात से भरा हुआ था, काश विक्रांत एक बार मुझसे बात कर लेता। डेनिस के हाथ में लंच बैग था और चेहरे पर वही पुराना शरारती एक्सप्रेशन। नशा अब थोड़ा उतर चुका था, लेकिन होंठों पर हल्की मुस्कान बनी हुई थी। दरवाजा खोले बिना ही उसने अंदर झांका और फिर लहराता हुआ विक्रांत के कैबिन में घुस आया। डेनिस बात शुरू करते ही बोला, भाई लंच टाइम हो गया है, आज तू बाहर का बोरिंग खाना नहीं खाएगा। देख तेरे लिए क्या आया है। वो लंच बैग को जैसे ही टेबल पर रखता है, विक्रांत उसे घूर कर देखने लगता है। विक्रांत शक भरी निगाहों से देखते हुए बोला, ये क्या है? डेनिस मुस्कुराते हुए बोला, साली साहिबा, मतलब तेरी वाइफ खुद लेकर आई थी, लेकिन तू तो ऑफिस में नहीं था ना, तो रिसेप्शन पर मुझे मिल गई। अब उन्होंने बोला, जीजू आप ही दीजिए लंच सर को, तो ले आया हूँ। विक्रांत एक पल को कुछ सोचने लगा, फिर चेयर से उठते हुए सीधा खड़ा हुआ। विक्रांत ने सख्त लहजे में कहा, कहा ना था मुझसे उनका कोई रिश्ता नहीं है, अब मैं ये खाना नहीं खाने वाला। डेनिस बिल्कुल ड्रामे वाले अंदाज में बोला, मत खा, बिल्कुल मत खा। मैं कौन होता हूँ जबरदस्ती करवाने वाला, लेकिन खाना तो खराब नहीं होना चाहिए ना। इतना कहकर डेनिस ने जल्दी जल्दी लंच बॉक्स खोल लिया और सोफे पर आराम से बैठ गया। जैसे ही पहला निवाला लेने ही वाला था, तभी पीछे से विक्रांत की आवाज सुनाई दी, रुक, उस खाने पर मेरा हक है। विक्रांत तेजी से पास आया। डेनिस का हाथ हवा में ही रुक गया। उसने आंखें गोल गोल करते हुए विक्रांत की तरफ देखा। डेनिस मुस्कुराते हुए बोला,